चलिए, हेलो दोस्तों, आपका डियर ट्यूटर चैनल पर स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का 4th लेक्चर लेकर आए हैं जिसका नाम है ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप जानते ही हो, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और ओम्स लॉ अगर आपको नहीं आएगा तो आगे जितने भी स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है वो बनने से रहा। मैंने क्या बोला? स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में सर्किट पर आता है, सर्किट के बेसिस पर, पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट ऑफ रजिस्टर्ड में। तो आपको समझना है तो पहले ओम्स लॉ को बिल्कुल डिटेल में समझना पड़ेगा। डिटेल बोले तो बिल्कुल हर पॉइंट आपको ओम्स लॉ का आना चाहिए। तो इस सेक्शन में हम बहुत सारी बात ओम्स लॉ से करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैंने एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 204 पर एक डायग्राम दिया हुआ है। बेसिकली वो ग्राफ है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। यस या नो? अब तो पता ही होगा, जो करंट फ्लो करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर करंट जो चार्ज है कब फ्लो करेगा? जब वायर के दो टर्मिनल हो तो वहाँ पर किसी चीज़ का डिफरेंस हो, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और वही जो चार्ज फ्लो करता है वो क्या जनरेट करता है? करंट। तो मैंने यहाँ पर देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस को वाई एक्सिस पर रखा है और करंट को एक्स एक्सिस। बिल्कुल ये एनसीईआरटी में जैसे ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। इस ग्राफ में देखो जो वी आई ग्राफ मैंने क्या लिखा है? वी आई ग्राफ फॉर ए नाइक्रोम वायर। यहाँ पर नाइक्रोम वायर लिया गया है जो कि क्या है? एलओए है। क्या है? एलओए है। ओके। स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोज दैट एज द करंट पास थ्रू वायर इंक्रीजेज। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी मतलब वायर से करंट को हम इंक्रीज करते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इंक्रीजेज लिनियरली। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसे इंक्रीज करेगा? देखिए क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीजेज लिनियरली। लिनियरली का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। यानी आप किसी कंडक्टर या वायर में करंट बढ़ाओगे तो आपका जो जैसे से करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर मैं करंट बढ़ाता जा रहा हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। और ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है, स्लोप जो प्लॉट हुआ है, बिल्कुल क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या दिखाता है? एक्स का क्वांटिटी बढ़ेगा तो वाई का भी क्वांटिटी बढ़ेगा, और जितना एक्स का बढ़ेगा, जिस एक्सपोनेंशियल रेशियो में एक्स क्वांटिटी बढ़ेगा वैसे वाई का भी बढ़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दिस ग्राफ वी विल फाइंड दैट अप्रोक्सीमेटली, क्या लिखा है? अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू फॉर वी आई, वी बाई आई। क्या लिखेंगे? इसको पढ़ेंगे, वी बाई इज ऑब्टेन्ड इन ईच केस। हर केस में जो यहाँ पर वी वर्सेस आई जो आएगा, मतलब वी बाई आई, वी अपॉन आई, मतलब एक रेशियो हो गया। समझो मेरी बात को? यानी पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट वो क्या आएगा? सेम आएगा। क्या आएगा? सेम वैल्यू देगा। अप्रोक्सीमेटली सेम मतलब पॉइंट माइनर फ्रैक्शन, पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन का डिफरेंस रहेगा, बट जो वी बाई आई का रेशियो रहेगा हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। दस द वी आई ग्राफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट इज अ स्ट्रेट लाइन। जो इसका वैल्यू आया था स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। यानी ग्राफ से ये पता चल रहा है कि यानी आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, पोटेंशियल डिफरेंसेस वर्सेस करंट का जो ग्राफ है हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। और जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी लिनियरली क्या करता है? इंक्रीज करता है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इंक्रीजेज लिनियरली। दिस इज ओम्स लॉ, और इसी को हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो ओम्स लॉ अभी आगे समझेंगे। अभी आप समझ लो जो आप वी बाई आई का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली सेम। यानी मान के चलो आप जो भी यहाँ पर वी बाई आई का रेशियो निकालेंगे हमेशा सेम आएगा। आप देख सकते हो 0.2 बाई 0.1 क्या हो जाएगा? 0.2, 0.4 बाई 0.2, या आप देख सकते हो 0.6 बाई 0.2। आप जैसे भी करोगे तो आपका वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? 0.2 के ही इक्वल में आएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके बारे में हम ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे, ओम्स लॉ के बारे में और सारे बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए इसको रब कर देते हैं हम लोग। 10 इसका मतलब 10 वी बाई आई इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये क्या होगा? कांस्टेंट वैल्यू होगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, ठीक है बच्चों। और देखिए ध्यान दीजिएगा
पहले 1827 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे। कौन? जर्मन फिजिसिस्ट बोल लो, जर्मन फिजिक्स की जो पढ़ाई करते हैं उन्हें फिजिसिस्ट बोलते हैं। उनका नाम था जॉर्ज सिमोन ओम। उनका नाम था जॉर्ज सिमोन ओम। उन्होंने बताया था कि उन्होंने फाइंड आउट किया था पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशनशिप, है ना। जॉर्ज सिमोन ओम वाज द फर्स्ट टू फाउंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन, इसको मैं बिटवीन लिखता हूं, बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। करंट फ्लोइंग इन अ मेटेलिक वायर, ठीक है। करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ वायर। टर्मिनल मतलब बोले तो एक एंड पॉइंट से करंट जाता है, दूसरे एंड पॉइंट से रिसीव होता है, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द वायर। ओके, वो जो पहले व्यक्ति थे या पहले जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने पहली बार बताया कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या होता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है, या आप बोल लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर आप ओम्स ने जो लॉ दिया, जॉर्ज सिमोन ओम्स ने, इन्होंने बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी मेटेलिक वायर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो उस मेटेलिक वायर या कंडक्टर से करंट पास कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो आप समझ जाओ जॉर्ज सिमोन ओम ने क्या दिया, ओम ने क्या दिया, एक लॉ दिया। उस लॉ में बताया करंट या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और यही कहलाता है ओम्स लॉ। क्या कहलाता है? ओम्स लॉ। मेरी बात समझ आ रहा है? तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है इसको हम लोग लिख लेंगे। अब इसको रब कर दिया जाए, बस आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पर याद रख सकते हो। जॉर्ज सिमोन ओम थे और उन्होंने लॉ दिया, तो उनका नाम क्या हो गया? ओम्स लॉ। बेसिकली वही है, न्यूटन ने लॉ दिया तो न्यूटन्स लॉ, पास्कल ने लॉ दिया तो पास्कल्स लॉ, तो ओम ने लॉ दिया तो ओम्स लॉ। क्या कहलाएगा? ओम्स लॉ कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टेटमेंट क्या है ओम्स लॉ का? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। ऐसे लिखेंगे, ओम्स लॉ states that the potential difference को V से रिप्रेजेंट करते हैं, अक्रॉस द एंड्स और टर्मिनल्स, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर is directly proportional to the current flowing through it, जो वायर के, मैं समझा रहा हूं, वायर के एंड्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट का। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। मैंने क्या लिखा है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओम्स लॉ ये बताता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वायर का अक्रॉस द एंड, मतलब इस एंड से लेकर उस एंड तक। मेरी बात समझ आ रहा है? ओके, मेटालिक वायर या कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी कहने का मतलब हुआ आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? बोलिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका करंट का। क्या? करंट का। जो करंट उस वायर से फ्लो कर रहा है या पास कर रहा है। यानी मैं भी प्रोपोर्शनल टू आई बोल सकता हूँ, बोलो यस बोल सकता हूँ। और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा आपका? आई आर। क्या आ जाएगा? आई आर। यहाँ पर जो आपका आर है
ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, क्योंकि मैंने प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर क्या लाया है, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, उस कांस्टेंट का नाम है आर, और आर को कॉमनली नोन एज क्या कहता है, एंड इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्या इसको बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। बोलिए। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो बच्चा जहाँ पे ज़्यादा सब कन्फ्यूज हो जाता है वो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, हर जगह रेजिस्टेंस के बारे में बातें होती है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो बेसिकली आपको पता हो गया होगा V प्रोपोर्शनल टू I, भी अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे आप तो उसके लिए कांस्टेंट लाना पड़ेगा, और उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो चलिए बेसिकली इसको मैं रब कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी अगर ओम्स लॉ की बात करें, ओम्स लॉ होता क्या है, तो यानी V इक्वल टू IR, उसका जो आपका वैल्यू जो आएगा V इक्वल टू IR, और R क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और एक मतलब हर जो टेम्परेचर के अनुसार वो टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर पर वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मेरी बात में आ रहा है? तो मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, V इक्वल टू IR। बोलिए। V तो आप जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस, I जानते हो करेंट, और R क्या है? बोलिए। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इट इज ए कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर। जो मेटेलिक वायर दिया हुआ है उसका एक कांस्टेंट होता है, गिवन मेटेलिक वायर। ओके, और मुझे बताइए एट अ गिवन टेम्परेचर। क्या? एट अ गिवन टेम्परेचर, उस पर टेम्परेचर भी क्या होता है? एट अ गिवन टेम्परेचर। यस या नो? एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और मुझे टेम्परेचर से याद आया कि टेम्परेचर, ओम्स लॉ में जो टेम्परेचर होता है वो रिमेन्स सेम होना चाहिए, टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो आपका वो जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, मतलब लिनियरली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेगा। तो ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। अब किसका टेम्परेचर? तो उस मेटेलिक वायर का, जिस वायर से करंट क्या कर रहा है? पास कर रहा है। तो मैंने R का वैल्यू लिख दिया, इज ए कांस्टेंट फॉर गिवन मेटेलिक वायर एंड एट अ गिवन टेम्परेचर, एंड इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। और इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। और ओम्स लॉ में बात करें तो इन ओम्स लॉ द टेम्परेचर ऑफ गिवन मेटेलिक वायर, जो मेटेलिक वायर है उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रिमेन्स द सेम होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है? सेम टेम्परेचर होना चाहिए, और टेम्परेचर में आपको चेंज नहीं करना है। अगर इफ वी अल्टर द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे? अल्टर करेंगे, तो आप डेफिनेशन में उसको ऐड कर लेना, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स सेम। इफ वी अल्टर द टेम्परेचर देन ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड, या ओम्स लॉ इज नॉट फुलफिल्ड। मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर आप बार बार टेम्परेचर को चेंज करोगे तो आपको जो करंट जो और पोटेंशियल डिफरेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो देखने को नहीं मिलेगा। यानी ओम्स लॉ कब वैलिड है? जब उस मेटालिक वायर का जो फिक्स टेम्परेचर पर काम करोगे, मतलब टेम्परेचर को आपको चेंज नहीं करना है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बिल्कुल समझ गए होंगे। यानी अब ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था वो किस तरह से बन जाएगा? ओम्स लॉ स्टेट दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ मेटालिक वायर across the ends of metallic wire is directly proportional to current flowing through it provided the temperature remains same। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। टेम्परेचर में अगर चेंज आएगा तो V प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा, और V प्रोपोर्शनल टू I जब रिजल्ट नहीं आएगा यहाँ, यानी कि वहाँ पर ओम्स लॉ का फुलफिल ही नहीं हो रहा है, ओम्स लॉ वैलिड ही नहीं है। ओम्स लॉ क्या बोलता है? जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? करंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो मेरी बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको टेम्परेचर सेम लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया रेजिस्टेंस क्या होता है? तो आप देखो, जब ओम्स लॉ पढ़ा आपने तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए क्या लाया? एक कांस्टेंट लाया। वही क्या है आपका? रेजिस्टेंस। उसको आर का मतलब रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है? तो देखिए, रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है?
प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण, या मेटेलिक वायर का प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो चार्ज के फ्लो को रजिस्ट करता है। मैंने क्या बोला? इट रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो मुझे बताओ करंट जनरेट होगा क्या? क्योंकि मैंने बताया था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। करंट को कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो? हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना? जो चार्ज फ्लो करता है पार्टिकुलर एरिया में पर यूनिट टाइम में, वही तो करंट जनरेट करता है। अब जो चार्ज ही नहीं फ्लो करेगा तो करंट का जनरेशन नहीं होगा या करंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो रेजिस्टेंस के बारे में लिखेंगे। तो क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर का क्या है? प्रॉपर्टी। अब कंडक्टर क्या होता है तो बताने की जरूरत ही नहीं है, जिससे करंट पास करता है। और हर कंडक्टर के पास अपने क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ये भी आप जान लो। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। चार्ज को क्या करेगा? अपने से फ्लो नहीं होने देगा, या फ्लो तो होता है, उसको फ्लो करने में मतलब रजिस्ट करेगा, उसके फ्लो को रोकेगा। मैं यहाँ पर मना नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, जो चार्ज फ्लो करना चाहता है उसको फ्लो करने नहीं देगा। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यानी एक अपोजिट फोर्स, मतलब अपोज करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। बेसिकली मतलब ये हुआ रजिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? अपोज करना। क्या करना? अपोज करना है। मतलब रजिस्ट का मतलब होता है टू अपोज। क्या? टू अपोज। मेरी बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, अगर रेजिस्टेंस का बात करें तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? चूंकि ओम्स ने बताया है इसलिए इसका ऐसा यूनिट होता है ओम। और ओम्स को हम लोग इस तरह से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ओम को आप इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब आप देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में आपने पढ़ा होगा, ओम्स लॉ क्या कहता है बताइए? जो आपने ओम्स लॉ भी मैंने पढ़ाया, वो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर। क्या हो जाएगा? आई आर हो जाएगा। तो जो आपका जो आर होता है वो वी बाई आई होता है। क्या होता है? आर इक्वल टू वी बाई आई। यानी आप यहाँ पर समझो, जो करेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, और जो करंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस कंडक्टर से करंट जो है कम फ्लो करेगा। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि रेजिस्टेंस का काम है करंट, चार्ज के फ्लो को रजिस्ट करना। और जब चार्ज ही फ्लो नहीं करेंगे तो क्या करंट जनरेट हो पाएगा? क्या? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। या जब ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा तो मुझे बताओ ज़्यादा करंट जनरेट होगा। जब चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा? मिनिमम, तो करंट का फ्लो भी क्या हो जाएगा? मिनिमम। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसलिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट इन अ गिवन मेटेलिक वायर में। मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट और लिखेंगे। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखते, थोड़ा उल्टा करके लिखते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है? करेंट ऐसे लिखेंगे, करेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो आपका करंट है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप ऐसे समझो, जब V इक्वल टू क्या है? आई आर, तो मैं I इक्वल टू वी बाई आर नहीं लिख सकता हूँ क्या? चूंकि R क्या है? कांस्टेंट। बोलिए, R तो कभी चेंज ही नहीं होगा, ये बात आप समझ लो। V तो कभी चेंज नहीं होगा। R चेंज हो सकता है कब? जब हम करंट का अमाउंट चेंज करेंगे। बोलिए, है ना? तो R ज़्यादा तो करंट कम, ये बात लिखो। इसका मतलब क्या हुआ? जब रेजिस्टेंस बढ़ा रहेगा, रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा? कम होगा। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट भी क्या करेगा?
ज़्यादा फ्लो करेगा। इस बात को आप देखो, मैंने क्या लिखा, करेंट रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस इसका मतलब क्या हुआ, उतना ज़्यादा वो चार्ज के फ्लो को रोकेगा, उतना ज़्यादा चार्ज के फ्लो को अपोज करेगा तो करंट भी कम होगा। रेजिस्टेंस कम तो कम रेजिस्टेंस तो चार्ज के फ्लो को कम रेजिस्ट करेगा, कम अपोज करेगा तो करंट प्रोड्यूस जो होगा वो ज़्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ गया है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है। चलिए ये हो गया आपका रेजिस्टेंस के बारे में। और भी बातें हम रेजिस्टेंस के बारे में करते हैं, जैसे आपके एग्जाम में और एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है पहले उसको समझो। देखिए तो मैं उसको लिखने जा रहा हूँ, उस डेफिनेशन को लिखने जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर लिख रहा है डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 ओम, इसका मतलब आपको रेजिस्टेंस कितना लाना है, 1 ओम क्या होता है, समझिएगा बात को। अभी आप देखो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होते हैं, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। ओके, तो 1 ओम रेजिस्टेंस कब आएगा, अब देखिए यहाँ पर जब पोटेंशियल डिफरेंस किसी वायर का 1 वोल्ट हो और उस वायर से 1 एम्पियर का करंट क्या करे, फ्लो करे, तो वहाँ पर 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होगा, प्रोड्यूस्ड होगा। क्या होगा, 1 ओम प्रोड्यूस्ड होगा। मेरी बात समझ आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे 1 ओम को रेजिस्टेंस को, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ वायर, अक्रॉस द मतलब इसका मतलब इस एंड से दूसरे एंड तक, ओके, अक्रॉस द एंड ऑफ वायर इज 1 वोल्ट। मैंने लिखा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ वायर इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लो थ्रू द वायर, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, जो उस वायर से करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द वायर इज ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन द वायर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जो वायर का रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 1 ओम। कितना ओम, 1 ओम रेजिस्टेंस होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। यानी 1 ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, यानी उस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उस वायर से करंट 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे, तब हमारा जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा यानी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो कितना होगा, 1 ओम का होगा। मेरी बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अभी मैंने जस्ट बताया जो करंट पास करता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का, यानी किसी वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उससे जो करंट जो पास करेगा वो कम करेगा। मेरी बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ओके ठीक है। तो इसको एक बार और लिखते हैं हम लोग। देखिए ये समझ में आ गया, इसको हम रब कर देते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। द करेंट यानी ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, इसको लिखते रहेंगे। यानी यहाँ पर आपका जो I आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, V बाई आर। मेरी बात समझ में आ रहा है। करेंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस, यानी द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस, थ्रू अ वायर कर लेते हैं, थ्रू ए वायर is inversely proportional to its resistance, inversely proportional to the resistance of the wire, वायर के रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने क्या लिखा, द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ
वायर। इसका मतलब ये हुआ, यानी अगर रेजिस्टेंस को आप डबल कर दोगे तो जो करंट जो फ्लो कर रहा था वो हाफ हो जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब हुआ इफ रेजिस्टेंस का मतलब आर डबल कर दिया आपने, ओके, तो करंट जो हो जाएगा गेट्स हाफ। मतलब अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था तो वहां पर अब 1/2 एम्पियर यानी 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए कब? जब रेजिस्टेंस 2 टाइम हो जाएगा तो आपका करंट सीधा क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। बोलिए, अभी मैं करके दिखाता हूं। देखिए अभी क्या है आपका करंट, एक रेजिस्टेंस आर ले लो, ओके, और करंट जो आपका जा रहा है आई, ओके, आई एम्पियर। तो करंट इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट होता है भाई, ये बात आप याद रखो, V/R, ये हो गया, ठीक है। I1 क्या हो जाएगा? V/R। अब देखो बच्चा, अब अगर आपने करंट रेजिस्टेंस को डबल कर दो, यानी R डैश क्या हो गया? 2R, और I डैश कितना हो गया? बोलिए, I डैश मुझे नहीं पता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो I2 क्या हो जाएगा? यानी करंट 2 V/R होता है, V/R, R डैश कर दो यहाँ V, अभी क्या है? R कितना है? 2R, ओके, यानी I2 जो आया आपका, यानी करंट 2 आया, V/2R आया। मैं इसको 1/2 इंटू V/R कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? और जो V/R है वो आपका I1 के वैल्यू के बराबर है, बोलो, जो इनिशियली करंट फ्लो कर रहा था, यानी 1/2 इंटू I1, यानी क्या आ जाएगा? I1/2, यानी जो आपका करंट, जो न्यू करंट जनरेट होगा, जिसको आपने या मैंने I2 बोला है, वो I1 का आधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कब ऐसा हुआ? जब हमने रेजिस्टेंस को क्या किया? डबल किया। क्या किया? डबल किया। मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बात आप जान लो कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस कंडक्टर का बढ़ेगा तो करंट का फ्लो जो होगा थ्रू द कंडक्टर विल बी डिक्रीजेज। यस, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो उस कंडक्टर से या वायर से करंट का फ्लो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। मेरी बात समझ आ रहा? तो यहाँ पर आपने करंट और रेजिस्टेंस दोनों के बीच में रिलेशन समझा, ठीक है। करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी बेसिकली आप थोड़ा जोड़ कर देखो तो ओम्स लॉ क्या बताना चाहता है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक तरह का रिलेशन बताता है, और उससे क्या होता है? कांस्टेंट आता है जिसका नाम है रेजिस्टेंस, जो कि क्या होता है? करंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सारी बातें हमने इसमें जान लिया। अब देखिए कुछ एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण पॉइंट में लूंगा जो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ भी है और आपको जानना भी है। कभी कभी प्रैक्टिकल केस में हमको करंट को इंक्रीज और डिक्रीज भी करना पड़ता है। बिल्कुल सही बोला, सुना आपने। करंट हम जब चाहते हैं थोड़ा इंक्रीज करें, और करंट जब हमको उतना ज़्यादा करंट की जरूरत नहीं रहता है तो डिक्रीज भी करते हैं। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो वहाँ पर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो वेरिएबल रेजिस्टेंस का करते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को बिना चेंज किए, ध्यान दीजिएगा, उस वायर से या उस कंडक्टर से हमको पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज नहीं करना है, और हमको करंट को क्या उसको मतलब कांस्टेंट करते हुए रेजिस्टेंस को चेंज करता है, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं वो भी अभी देखेंगे। तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, इन मेनी केसेज, प्रैक्टिकल केसेज, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? इन मेनी प्रैक्टिकल केसेज, तो उसको एक बार लिखेंगे, आप नोट्स में उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इन मेनी प्रैक्टिकल केसेज इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट में हम लोग क्या करते हैं? कभी कभी करंट को डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं। सर्किट क्या है? कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके, ठीक है। अब वहां पर देखना, एक कंपोनेंट यूज करते हैं रेगुलेट करने के लिए, किसको? करंट को, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स, और उसका नाम क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये भी लिख लेंगे।
अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट, क्या लिखा मैंने, रेगुलेट द करेंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स, बिना वोल्टेज सोर्स को चेंज किए, चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स, आपको सुनाई दे रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। वो क्या कहलाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाता है। ओके, चलिए ये बातें आपको आना चाहिए। देखिए अब एक डिवाइस है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना, चेंज द रेजिस्टेंस। उस डिवाइस का नाम है रियोस्टैट, क्या बोलते हैं उसको, रियोस्टैट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट में अ डिवाइस यूज टू, डिवाइस को हम इस्तेमाल करेंगे, है ना, यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रियोस्टैट। इन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं कॉल्ड, और क्या कहलाता है, उस डिवाइस का नाम क्या है, रियोस्टैट। क्या कहलाता है, रियोस्टैट। मेरी बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये बात भी आपको आना चाहिए। अब देखिए रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए रियोस्टैट का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, यानी इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। और जब हम बिना वोल्टेज सोर्स को चेंज किए हुए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए हुए, बिना चेंज किए हुए करंट को रेगुलेट करते हैं कंपोनेंट के द्वारा, उसका नाम क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। मेरी बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है, यानी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे। यानी रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो टॉपिक लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग, ठीक है। ये भी देखेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ से आते रहता है कि कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का डिपेंड करता है। तो टॉपिक लिखिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। मतलब मैं नीचे जिनका जिनका नाम लिख रहा हूँ या जो जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, तो पहला जो है आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसको देखेंगे, फर्स्ट लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर का लेंथ। अब मैं थोड़ा सा बता दूं, यह कंडक्टर का बेसिकली मैं बात वायर से कर रहा हूं। तो एक वायर लेते हो तो वायर आपका क्या होता है, सिलेंड्रिकल इन शेप रहता है। ये देखिए इस तरह से, ये थोड़ा मैं मोटा बना रहा हूं। ओके, ओके, ये मैं एक वायर लिया है, इसका लेंथ L है, और ये देखो क्रॉस सेक्शन एरिया A। यहाँ पर ये देखो सर्कुलर होता है ना आपका, इस तरह से, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। चलिए, तो इसका आप एरिया A लेंगे, एरिया A, ये तो आपका लेंथ हो गया, लेंथ L से, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, A का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल मतलब क्रॉस कटिंग करते हैं तो जो एरिया देखने को मिलता है वो, ठीक है। ये दो बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो इस पर रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। अब वो कैसे करता है वो हम देखेंगे। देखिए, अगर कंडक्टर का लेंथ का बात करें तो जो रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस का R मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, R, इसका रेजिस्टेंस R से डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को हम लोग। ओके, तो जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जितना लंबा कंडक्टर होगा या जितना उस वायर या कंडक्टर का लंबाई होगा, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। यानी आप ऐसे समझो, जो पतले वायर होते हैं, क्या होते हैं, पतले और लंबे, उनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्या होगा,
ज़्यादा होगा। अभी मैं समझाता हूँ कैसे। तो पहले तो इसको लिखते हैं। आप देखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर मतलब अगर कंडक्टर का या वायर का लेंथ ज़्यादा तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। मेरी बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बोलिए, इसका मतलब क्या हुआ? लेंथ अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम। कब? इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही हुआ, अगर कंडक्टर का या वायर का लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस उसके अंदर बढ़ेगा, लेंथ घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। दूसरा देखिए, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। दूसरा जो आपका टॉपिक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर या वायर लिख लो। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मेरी बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? यानी जिस कंडक्टर या जिस वायर का एरिया ज्यादा होगा, कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। क्या होगा? कम। जिसके क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। तो इसको मैं लिखने जाता हूं। देखिए, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कंडक्टर। मेरी बात समझ में आ रहा है? और मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर डिनोट किया है। बोलिए, ये भी जो यहाँ पर देख रहे हो आप गोल रंग का, ये भी क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। बोलिए, यानी इसका मतलब हुआ, इट मीन्स दैट इफ एरिया इज लार्जर देन रेजिस्टेंस इज स्मॉल। रेजिस्टेंस क्या हुआ? कम। एंड इफ एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज लो देन रेजिस्टेंस इज हाइयर। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ, यानी इन दो प्रॉपर्टीज पर, एरिया और लेंथ पर, तो डायरेक्टली क्या करता है? डायरेक्टली और इनवर्सली रेजिस्टेंस वेरिएबल है, प्रोपोर्शनल है। तीसरा जो है, नेचर ऑफ द मटेरियल। अब इसका मतलब क्या हुआ? यानी नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब हर मटेरियल का अपना अपना एक रेजिस्टेंस होता है। मेरी बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर मैं बात करूं कंडक्टर में, तो कुछ देखिए, जैसे कॉपर हो गया, कॉपर इज अ बेस्ट कंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? रेजिस्टेंस बहुत कम है। अगर आप आयरन की बात करोगे तो आयरन में उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं है एज कंपेयर टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम, क्योंकि उसके अंदर क्या है? रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो इस पर भी आपको ध्यान होना चाहिए कि मटेरियल कौन सा लिए हो, एलॉय लिए हो, इंसुलेटर लिए हो, या कंडक्टर लिए हो। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? इस पर भी डिपेंड करता है। यानी हर मटेरियल, क्योंकि मैंने शुरुआत में लिखा है रेजिस्टेंस क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ, या प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। जो चार्ज जिसके फ्लो कर रहा है उसको रेजिस्ट करता है। तो मेरा कहने का मतलब है यहां पर आप समझिए कि हर मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग है। आप मेटल्स को ही देख लो, मेटल्स में सारे मेटल्स का रेजिस्टेंस सेम नहीं है। किसी मेटल का बहुत ज्यादा तो किसी मेटल्स का बहुत कम। समझो आप इस तरह से, है ना? अब जो भी देख लो, जो भी आपके आसपास है, हर मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या है? अलग अलग। तो तीसरा, नेचर ऑफ द मटेरियल। थर्ड जिस पर डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ द मटेरियल। आप कौन सा मटेरियल ले रहे हो इस पर भी डिपेंड करता है उसका रेजिस्टेंस। क्या? रेजिस्टेंस। जो मटेरियल आप लोगे उस पर डिपेंड करता है उसका रेजिस्टेंस। तो आप यहां पर समझो, रेजिस्टेंस
3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ना। पहला बात तो उस कंडक्टर या वायर का लेंथ क्या है, लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। मेरी बात समझ आ रहा है। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मैंने लिखा है रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। और थर्ड और लास्ट नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का नेचर क्या है। इन चीज़ों पर हमारा रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, एक मिनट मैं कैमरा देख लेता हूँ। चलिए, अच्छी जा रही है। अब आगे देखिए, अभी मैं इसको रब कर दूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, रब कर दूंगा। देखिए अब देखिए इसके बाद आता है रजिस्टिविटी। क्या आता है, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या होता है वो देखेंगे। जो अभी हमने देखा ना, आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये सब बातों पर हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, देखिए अभी मैंने बताया आपको आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसको 1 मान लेते हैं। ये आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये 2। अब मैं इसको लिखूंगा कंबाइनिंग 1 and 2। जब हम 1 and 2 को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो अपन को क्या देखने को मिलता है। क्या मैं आर ऐसे प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए लिख सकता हूं, बोलिए। बिल्कुल, दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। मेरी बात समझ आ रहा है। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, कांस्टेंट, यानी आर इक्वल टू रो एल बाई ए, इस तरह से रो एल बाई ए। मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो रो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसका जो नाम होता है रजिस्टिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है, रजिस्टिविटी। इसको क्या पढ़ते हैं, वेयर, ये जो मैं सिंबल ऐसे बना रहा हूं इसका नाम है रो। ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो हमने प्रोपोर्शनल को साइन को हटाकर लाया है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहलाएगा ये, बोलिए। और आपका रेजिस्टेंस जो बन गया ये रो एल बाई ए, क्या बन गया, रो एल बाई ए। मेरी बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। रो को हम लोग इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी कहलाता है और डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर, है ना। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर का क्या है, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी है। बोलिए, समझे या नहीं समझे। चलिए अब एसआई यूनिट हम निकालते हैं किसका, रजिस्टिविटी का, यानी एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ द रजिस्टिविटी। अभी देखो मैंने क्या लिखा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, यानी रो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल हो जाएगा, होगा ना। बोलिए, अब यूनिट निकालना है किसका, रो का। तो जो जो यूनिट इन लोग का है रख दो। तो आर रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। 1 मीटर से मीटर कट गया, यानी रो का यूनिट क्या आएगा, ओम मीटर। क्या आएगा, ओम मीटर। समझे या नहीं समझे। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। और जो यहाँ पर रो है एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसका, मटेरियल का। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी मतलब रेजिस्टिविटी जो होता है वो हर मटेरियल का अलग अलग होता है। एनसीईआरटी में मेटल्स, एलॉयज और इंसुलेटर का बात किया है, तो हम भी उसी पे बात करेंगे। मेटल्स, एलॉय और इंसुलेटर का आपको रेजिस्टिविटी का जो ऑर्डर है, इसे रेजिस्टिविटी तो कैलकुलेट करना बहुत वास्ट थिंग है, बट रेजिस्टिविटी का जो ऑर्डर आता है वो अलग अलग आता है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लो रेजिस्टिविटी के बारे में। रो, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल का ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। ओके, ये बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। किसके बारे में, रो के बारे में। इसकी वैसा यूनिट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपको पूछने के लिए। तो ओम मीटर, क्या, ओम मीटर। अच्छा मैं अभी तो भूल गया,
जो मैंने बताया था रेजिस्टेंस वो किन किन बातों पर, लेंथ पर और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। तो आपका जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो मैंने बोला था थिन वायर और थिक वायर। अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो वायर थिन रहेगा तो मुझे बताओ, एक तो लेंथ उसका ज़्यादा रहेगा और एक एरिया भी क्या होगा, कम रहेगा। अभी मैं समझाता हूँ, देखिएगा इसी में डिस्कस कर लेते हैं। थिक वायर और थिन वायर, जो थिन वायर होते हैं उनका लेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है, पतले पतले वायर। इसलिए जो वायर आता है हमारे घरों में इस्तेमाल करने के लिए वो बिल्कुल पतला उनको रखा जाता है। जितना वायर क्या होगा थिन, उतना उसके अंदर एक थिन वायर हो गया। थिन वायर है तो उसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया तो ऐसे ही छोटा हो गया। और थिन वायर को बनाओगे तो लेंथ ज़्यादा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम, तो आपके उस वायर के अंदर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। ध्यान दीजिएगा, ये मैं दोनों का नेचर सेम है, दोनों मटेरियल सेम है। ओके, तो नेचर ऑफ द मटेरियल तो डिफरेंट अलग हो ही गया। ये क्या हुआ आपका थिन वायर, क्या है थिन वायर। और देखिए ये मैंने बना दिया थिक वायर। आप क्लियरली देख सकते हो यहां पर एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और यहां पर जो एरिया आएगा ये लगभग 2a है, 2 टाइम्स है। आप देख सकते हो। अब मैं जानता हूं रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो तो कांस्टेंट रहेगा, बोलिए रेजिस्टिविटी रो L/A। अगर आप देखोगे R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज़्यादा है, तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा, मुझे बताइए इसके अंदर जो रेजिस्टेंस आएगा क्या एरिया कम, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा बताओ, ज़्यादा। क्या होगा, ज़्यादा, मोर रेजिस्टेंस मोर। और यहाँ पर देखिए R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया। यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस लेस। क्या होता है, रेजिस्टेंस लेस। यानी जो थिकर वायर होगा क्या होगा, थिकर वायर ऑफ द सेम लेंथ यहाँ पर कांस्टेंट में मान लेता हूँ। ओके, थिकर वायर होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू द थिनर वायर। मेरी बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जो रेजिस्टिविटी होता है किसी भी मटेरियल का मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस पर, टेम्परेचर। उस मटेरियल का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर वैरी करेगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या करेगा, वैरी। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर। उसके टेम्परेचर, उस मटेरियल का टेम्परेचर क्या है उस पर आपका रो जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, देखिएगा फॉर एलॉयज, अगर मैं बात करूं एलॉयज का, मेटल्स का और मेटल्स के एलॉयज का, तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, या रेजिस्टिविटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विथ राइजिंग टेम्परेचर। तो उसको लिख लेते हैं, फॉर मेटल्स एंड एलॉयज ऑफ मेटल्स, मेटल्स और मेटल्स का एलॉयज, फॉर मेटल्स एंड एलॉयज ऑफ मेटल्स रेजिस्टिविटी, क्या बोला मैंने, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विथ राइज इन टेम्परेचर, विथ राइज इन टेम्परेचर। मतलब जब टेम्परेचर आप इंक्रीज कीजिएगा तो क्या बढ़ेगा, बोलिए, रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। ओके, चलिए और देखते हैं। जो आपका मेटल्स का रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत उनके जो वैल्यू आता है या जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो ऑर्डर आते हैं वो बहुत ही नेग्लिजिबल टाइप का होता है पॉइंट के फेरा में। इसलिए जो मेटल्स होता है वो गुड कंडक्टर के मेटल होता है। मेरी बात में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसको भी लिख लेंगे, द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टिविटी, किसका, मेटल्स का। द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स आर ऑफ द ऑर्डर, सारे मेटल्स का जो गुड कंडक्टर है, मैं पुअर कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लीड और मरकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कंडक्टर है। तो क्यों कंडक्टर, क्योंकि उसके अंदर क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कम। तो भी लिख रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ
10 टू द पावर 8 रो मीटर, मेरी बात को समझिएगा, 10 टू द पावर -8 रो मीटर, है ना। इस कारण से वो गुड कंडक्टर बन जाते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी बहुत कम है तो रेजिस्टेंस स्वाभाविक से कम होगा, है ना। यानी दिस मेक्स देम गुड कंडक्टर, इससे क्या हो गया, वे अच्छे कंडक्टर बन गए, यानी उनसे करंट जो पास होगा वो बहुत बढ़िया से पास कर जाएगा। मेरे पास में नहीं आ रहा है, तो कॉपर हो गया, कॉपर हो गया, मेटल सच एज कॉपर, क्योंकि उनका रेजिस्टिविटी क्या है 10 टू द पावर -8 के ऑर्डर में है, तो इसलिए कॉपर वगैरह जो है, कॉपर हो गया आपका, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स सच एज कॉपर, क्या लिखा मैंने, मेटल सच एज कॉपर आर यूज्ड फॉर, क्या, यूज्ड फॉर मेकिंग या वायर्स, मेरी बात में आ रहा है, बिकॉज करेंट फ्लो थ्रू इट इजिली, किससे, करेंट फ्लो थ्रू, उनसे इजिली क्या कर जाएगा, करंट फ्लो कर जाएगा। बोलिए, ये बात आपको समझ में आ गया। तो मेटल्स के अंदर जो रेजिस्टिविटी है काफ़ी क्या है, कम है। आप नेग्लिजिबल भी मान सकते हो, नेग्लिजिबल नहीं भी कर सकते हो तो बहुत 0.00 समथिंग आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, फिलामेंट होता है जो इलेक्ट्रिक बल्ब का, जो फिलामेंट यूजुअली क्या करता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट, फिलामेंट किससे बनता है, टंगस्टन का, और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसको भी लिख लेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया है, याद करो, क्योंकि मैंने आपको मेटल से नॉन मेटल पढ़ाया था तो उसमें टंगस्टन के बारे में बताया था, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3300 के आसपास है, 3300 डिग्री सेल्सियस। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट, पीला वाला बल्ब का जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनता है वो किस एलिमेंट से बनता है, किस मेटल से बनता है, तो टंगस्टन से। क्यों बनता है, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई, क्योंकि करंट जा रहा है, जब करंट जा रहा है तो अपने साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो फिलामेंट पिघलेगा नहीं, फिलामेंट मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि फिलामेंट अगर पिघल गया, फिलामेंट मेल्ट कर जाएगा तो फिर आपका जो बल्ब है वो जलेगा नहीं, ग्लो नहीं करेगा। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो ये भी लिख लेते हैं, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, किसका, इलेक्ट्रिक बल्ब का, इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, ओके, मेड अप ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन से बना हुआ है। टंगस्टन क्या है, मेटल, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज हाई, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज हाई, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा होता है। मेरी बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, वेरी हाई होता है। अब देखिए, जो रेजिस्टिविटी होता है एलॉयज का, उसको भी जानना जरूरी है। एलॉय आप पढ़ चुके हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने कोरोजन वाला चैप्टर में पढ़ाया है ना। एलॉयज इंसुलेटर का, एलॉयज देख लो, मैं एलॉयज के पहले इंसुलेटर पाता हूँ। एलॉयज इंसुलेटर में ग्लास हो गया, है ना, ठीक है, क्वार्च हो गया, उनका बहुत ज़्यादा होता है, 10 टू द पावर 16 ओम मीटर के ऑर्डर में होता है। तो उसको भी लिखेंगे, द रेजिस्टिविटी ऑफ द, किसका रेजिस्टिविटी, इंसुलेटर्स सच एज, जैसे क्या हो गया, ग्लास और क्वार्च, आर वेरी हाई, क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 16 ओम मीटर, है ना, इसमें होता है। इसलिए रेजिस्टिविटी हाई है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा, देयरफॉर इंसुलेटर से करंट इजीली पास नहीं करता है। ऐसे कह सकते हो कि करंट को कंडक्ट ही नहीं करते हैं। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब नाइक्रोम, एक जो मैंने नाइक्रोम का वो वायर का प्लॉट एग्जिस्ट किया था पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में शुरुआत में, तो नाइक्रोम जो वायर है, नाइक्रोम निकल क्रोमियम का क्या है आपका एलॉय है, तो वो जो उसके अंदर जो रेजिस्टिविटी है एक मेटल से 300-400 गुना ज़्यादा है। बोलिए, तो इसको भी क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो एलॉयज लाइक नाइक्रोम हैव रेजिस्टिविटी 100 टाइम्स लार्जर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ दोज मेटल्स, जिसे बना है निकल और क्रोमियम, दो मेटल से बने कि नहीं बने हैं, कौन, नाइक्रोम वायर। मेरी बात सुनो, नाइक्रोम एलॉय बनो तो निकल और क्रोमियम का से 100 गुना ज़्यादा
उसके अंदर रजिस्टिविटी आ गया। यानी आप समझो मेटल्स का जब हम एलॉय बनाते हैं तो उसका रजिस्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है। मतलब कंस्टिट्यूएंट मेटल्स के रजिस्टिविटी से भी ज़्यादा होता है। तो समझेंगे, एलॉयज लाइक नाइक्रोम हैव 100 टाइम्स रजिस्टिविटी क्या होता है, 100 गुना ज़्यादा देन दोज ऑफ मेटल्स। मेरी बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? मेटल्स के जो रजिस्टिविटी होगा उससे 100 टाइम्स क्या होगा, लार्जर हो जाएगा, है ना। हैव टाइम्स या हैव लार्जर वैल्यू, ऐसे भी समझ सकते हो, हैव लार्जर वैल्यूज किसके अंदर, एलओएच के अंदर। किसके अंदर, एलओएच के अंदर। और इसी कारण से क्योंकि रजिस्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो हम नाइक्रोम वगैरह का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए। हीटिंग एलिमेंट बोले तो जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बात करता है, टोस्टर हो गया, ताकि वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं करते। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है गलना, ज़्यादा करंट गया तो गल ना जाए। बोलो यस या नो, क्योंकि करंट अपने साथ हीट एनर्जी भी तो लेकर जा रहा है। तो ऐसा कब होगा, और देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करना है तो हमको हीट जनरेट करना है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ाऊंगा तो हमको हीट भी जनरेट करवाना है। बोलिए कि उसी हीट का तो हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में, ब्रेड को टोस्ट करने में, माइक्रोवेव में, गीजर में। तो फॉर दिस नाइक्रोम वायर इज यूज्ड इन द फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट या ऑफ दिस फॉर दिस, क्योंकि रजिस्टिविटी ज़्यादा है। द नाइक्रोम इज used for making heating element in electric iron है ना, इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर्स etc, इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर्स etc। और एलॉयज के पास एक और एडवांटेज है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या नहीं होगा, मेरी बात समझ में आ रहा है, बढ़ेगा नहीं। एक सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया। तो टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओ, यस या नो, और ऑक्सीडाइज भी नहीं करेगा। ठीक है, देखिए अनदर एडवांटेज जो एलॉयज के लिए, किसके लिए है, एलॉय के लिए। एलॉय से क्या हो गया, जब हम जैसे कि क्या है, टेम्परेचर बढ़ाओगे मेटल्स में तो रेजिस्टेंस बढ़ेंगे, मेरी बात समझिएगा। लेकिन एलॉय के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वहाँ पर बहुत ही कम लिटिल इंक्रीज करता है, बहुत ही कम रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है, बोलिए, है ना। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे, दीज एलॉयज ऑल्सो हैव एन एडवांटेज। एक और एडवांटेज क्या है, एक और एडवांटेज है देयर रेजिस्टेंस, उसका नाम क्या है, देयर रेजिस्टेंस वैरीज मतलब बदलना, वैरीज वेरी लिटिल विथ इंक्रीज इन देयर टेम्परेचर। उनके टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस बहुत ही कम वैरी करता है। ठीक है, एंड दिस डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडली, एंड दिस डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडली। मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये गलेंगे भी नहीं। ये हो गया आपका टोटल रजिस्टिविटी के बारे में, जो एनसीईआरटी का जो मेन पॉइंट था मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। तो आपका यहाँ पर ओम्स लॉ थ्योरेटिकली बोले तो कंप्लीट हुआ, लेकिन ओम्स लॉ पर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनता है जो कि जानना आपको बहुत जरूरी है। तो इसका जो है सेकंड पार्ट, ये लेक्चर नंबर 3 था, सेकंड पार्ट में लेकर आऊंगा। तो उसमें ओम्स लॉ के बेसिस पर क्या रहेगा, बहुत सारा न्यूमेरिकल जो आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और आने का ज़्यादा संभावना है। एनसीईआरटी का तो सारा न्यूमेरिकल मैं रखूंगा, जो आने का जब से ज़्यादा वही न्यूमेरिकल। अब ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, थ्योरी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और ध्यान रखिए, आपका जो एग्जाम है 2 मार्च 2023, जो इस साल अपीयर हो रहा है, सॉरी 2024
2024 2 मार्च को है, इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए। लगभग 45 to 50 डेज है आपके पास। एक बहुत ही अच्छा तैयारी हो जाएगा इतने दिनों में। आप रिवीजन कीजिए। मेरा डेली लेक्चर आ रहा है, बीच में डिसकंटिन्यू हो जा रहा है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि 2 मार्च से पहले 20 फरवरी तक मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूँ रिवीजन के फॉर्म में। मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप डियर ट्यूटर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। बढ़िया बढ़िया लेक्चर आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।